मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम का लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करने वाला हूँ। ओके, तो काफी अच्छे से देखिएगा बिकॉज दिस लेक्चर इज एन इम्पॉर्टेंट वन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। चलिए देखो बेटा, लास्ट क्लास तक हमारी डिस्कशन हुई थी अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। हम लोगों ने लास्ट क्लास तक ये डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के पास एक नेचर होता है दैट इज नोन एज वेव नेचर। ठीक है ना? और आप लोगों को याद भी करने बोला था कि कौन कौन से रेडिएशंस होते हैं। गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेंट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स। आप लोगों को शॉर्टकट भी बताया था याद करने का, GXU विमर, इस तरह याद कर सकते हो, GXU विमर, गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेंट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव्स। ओके स्टूडेंट, बट आपसे मैं एक छोटी सी चीज इंफॉर्मेशन देखना चाहता हूँ कि आपके दिमाग में सही से है कि नहीं। मैं एरो के इस डायरेक्शन में यदि जाता हूँ तो मुझे एक बात बताइएगा कि वेवलेंथ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? जल्दी से फटाफट। इंक्रीज हो रही है, यस, ऑब्वियस सी बात है। गामा से यदि आप रेडियो तक जाते हो तो आपकी जो वेवलेंथ होती है बच्चों वो इंक्रीज होती है। ओके, आपको मुझे बताना है फ्रीक्वेंसी के बारे में। फ्रीक्वेंसी के साथ क्या होगा? डिक्रीज। डिक्रीज होगा। ठीक है ना? तो ये सिंपल सा इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में रहनी चाहिए, आप इसको भूल नहीं सकते। चलिए नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। तो वी हैव डेल्ट, काफी डेप्थ में हम लोगों ने देख लिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के पास वेव नेचर तो होता ही है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फुल डिटेल्स में इसके बारे में पढ़ा। आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के दूसरे नेचर को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज द पार्टिकल नेचर। ओके, तो चलिए पार्टिकल नेचर क्या होता है हम लोग देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले नेचर के कौन से दो फिनोमिनन को वेव नेचर अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था, आप लोगों को बताना है मुझे। नेचर के कौन से दो फिनोमिनन से वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अच्छे से एक्सप्लेन किया था? कौन सा लास्ट क्लास में डिस्कस हुआ था बच्चों आप लोगों के साथ? फटाफट जल्दी। डिफ्रैक्शन एंड, देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि वेव नेचर के कौन से दो फिनोमिनन को अच्छे से एक्सप्लेन करता है? डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये दोनों फिनोमिनन शो करता है। ओके, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो वेव नेचर है कुछ इन सारे फिनोमिनन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, जो आपके साथ मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था, बताया था कि ये 4 पॉइंट्स दिमाग में रखिएगा जिनको काफी डिटेल्स में हम लोगों को पढ़ना है। ओके, ये 4 पॉइंट्स। पहला, किसी बॉडी को जब गर्म किया जाता है तो उससे जो रेडिएशंस निकलते हैं। दूसरा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हीट कैपेसिटी और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन, और लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स। ये सारे क्या हैं एक एक करके हम लोग देखेंगे, बट हाँ दिमाग में रखनी है अच्छे से कि वेव नेचर इन सारे चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था और वेव नेचर इन सबको एक्सप्लेन किया था, डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। देखो बच्चों, अब चलिए हम लोग आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी क्वेश्चन आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूंगा। ओके, मान लो यू हैव गॉट व्हाइट लाइट, ठीक है ना? मेरे पास व्हाइट लाइट, कौन बच्चा मुझे बताएगा कि व्हाइट लाइट कितने वेवलेंथ मिलके बनते हैं? कौन कौन से? 7। Yes, we can call it as Vibgyor, violet indigo, blue, green, येलो, ऑरेंज, रेड। व्हाइट लाइट इनसे मिलके बनता है। अब एक नॉर्मल बॉडी के ऊपर, यदि एक नॉर्मल बॉडी के ऊपर आप व्हाइट लाइट डालते हो तो व्हाइट लाइट के कुछ रेडिएशंस को
ये बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, कुछ को एब्जॉर्ब कर लेती है। ओके, एब्जॉर्ब मतलब उसके अंदर ही रुक गया, कुछ को वो अपने थ्रू पास करवाती है, मतलब उसके अंदर में जाता है फिर निकल जाती है, दैट इज नोन एज ट्रांसमिट करती है। ओके, तो कुछ वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो जाती है, कुछ ट्रांसमिट होती है, ओके, और कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो बच्चों आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन है, मुझे बताना कि एक बॉडी का जो पर्टिकुलर कलर दिखता है, जैसे यही बॉडी रेड कलर की आपको दिख रही है, तो इसका ये जो पर्टिकुलर रेड कलर है, इट इज बिकॉज ऑफ विच फिनोमिनन, कि एब्जॉर्ब कर रहा है, जो ट्रांसमिट कर रहा है या जो रिफ्लेक्ट कर रहा है, उसके कारण कलर आ रहा है इसका। सर रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट, वेरी गुड। क्योंकि जो व्हाइट लाइट इस पर टकराई और रिफ्लेक्ट कर गई वो हमारे आईज तक आता है। ओके, वो हमारे आईज तक आती है, हमारी आईज उसे रिसीव करता है और फिर उस कलर का वो चीज हम लोगों को दिखता है। गॉट इट? तो ये दिमाग में ये फिनोमिनन आप लोगों को रखनी है। कोई भी चीज का कलर इज बिकॉज ऑफ दोज रेडिएशंस जो रिफ्लेक्ट हो जाती है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट वन, जो रिफ्लेक्ट हो जाती है। गॉट इट? चलिए आगे मूव करते हैं। अब आते हैं मेन चीज पे। ओके, कि ये जो बॉडीज को हीट किया जाता था, तो हीट करने के बाद जो उनसे रेडिएशंस निकलते थे उसको वेव नेचर एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो चलिए देखते हैं इस चीज को। हॉट बॉडीज से निकलने वाले रेडिएशंस की बात हो रही है। मतलब जब एक बॉडी को मैं गर्म करता हूं तो उससे सारे रेडिएशंस निकलते हैं। मतलब दिमाग में एक चीज आप लोग रखिएगा, जब एक बॉडी को गर्म किया जाता है, जब एक बॉडी को गर्म किया जाता है तो उससे दुनिया के सारे वेवलेंथ निकलते हैं, राइट फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। बट फर्क यही रहता है कि किसी का ज्यादा निकलता है, कोई वेवलेंथ कम निकलता है। ओके, जैसे कि ये बॉडी पड़ा हुआ, ठीक है ना, मान लो मैं ट्राइंगल साइन नीचे में दिया, मतलब हीट कर रहा हूँ। ओके, केमिस्ट्री में ट्राइंगल साइन का मतलब होता है हीट करना। तो मैं एक बॉडी को हीट कर रहा हूँ, तो मैंने अभी बताया उससे दुनिया के सारे वेवलेंथ निकलते हैं, सारे सारे वेवलेंथ निकलते हैं। ओके, बट हाँ किसी का ज्यादा निकलता है तो किसी का कम निकलता है। ओके, डिफरेंट वेवलेंथ निकलते हैं, लैम्डा 1, लैम्डा 2, डॉट 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 लैम्डा 3। ओके, समझ गए? तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है चीज, देखिएगा, ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट को जब आप हीट करते हो तो उससे वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकलते हैं। वाइड रेंज बोलने का मतलब सारे निकलते हैं। बट अब चलिए एक हम लोग ग्राफ प्लॉट, एक नॉर्मल ग्राफ प्लॉट करते हैं इसी जो फेनोमेनन को हम लोगों ने देखा। तो जब आप प्लॉट किया गया है इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ, इंटेंसिटी बोलने का मतलब है कि कितना सारा निकल रहा है वो वाला वेवलेंथ, ठीक है ना। ओके, जैसे कि देख लीजिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर T2 पे, टेम्परेचर T2 पे एक बॉडी को मैंने हीट किया, ठीक है ना, तो उससे रेडिएशंस निकल रहे होंगे। अब देखिएगा ध्यान से कि ये वाला वेवलेंथ इतना, यहां से यहां जो वेवलेंथ का वैल्यू है, ओके, इसका कुछ इतना अमाउंट निकल रहा है। ओके, गॉट इट? ये वाला मान लेते हैं ये लैम्डा 1 है। ओके, अब आप देख रहे हो इस ग्राफ में कि ये वाला जो वेवलेंथ है, ये वाला यहां से यहां तक जो वेवलेंथ, ओके, ये कुछ बहुत ज्यादा निकल रहा है। ओके, मतलब सबसे ज्यादा निकल रही है। तो सबसे ज्यादा जो पर्टिकुलर वेवलेंथ निकलती है हीट करने पे, ये पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, उसको हम लोग बोलते हैं लैम्डा मैक्स। ओके, उसको हम लोग बोलते हैं लैम्डा मैक्स। जिसकी सबसे ज्यादा निकलती है उसको बोला जाता है लैम्डा मैक्स, ठीक है ना। फिर उसके बाद देखा जा रहा है कि देखो, और फिर उसके बाद ये वाला वेवलेंथ के थोड़े कम ही निकल रहे हैं, फिर इसके तो और कम हो गए। बट ये ग्राफ कभी भी 0 को टच नहीं करेगा, ये इस तरह हो जाता है, ठीक है ना। सबके निकलते हैं, थोड़ा मोड़ा सबका निकलता है। ओके, गॉट इट?
अब मैंने टेम्परेचर बदल दिया, मानो मैंने ग्राफ को T1 पे प्लॉट किया, ठीक है ना। तो T1 पे जो मैक्सिमम निकलती है, देखो ये वाला T1 पे जो मैक्सिमम निकलती है उसका देख लो, वैल्यू कुछ डिफरेंट हो गया। तो T1 पे लैम्डा मैक्स का वैल्यू कुछ और है, अंडरस्टूड। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कौन सी रेडिएशन सबसे ज्यादा निकलता है, ओके। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कौन सा रेडिएशन सबसे ज्यादा निकलता है, इट वेरीज, ओके, इट वेरीज, गॉट इट। देखो यहाँ पे कुछ और ही है और T2 में कुछ और ही है। अब इस ग्राफ से क्वेश्चन सेट होती है, आपको तो यहाँ पे लिख दिया गया है कि T2 इज ग्रेटर देन T1, बट बच्चों आप कैसे पहचानोगे, ध्यान से देखना। ये जो लैम्डा मैक्स होता है, ठीक है ना, उसकी जो वैल्यू होती है वो हायर टेम्परेचर पे कम रहेगा। देख रहे हो ना, ये लैम्डा मैक्स ये 1000 ही है, मैक्सिमम कौन सा वाला निकल रहा है, 1000 नैनोमीटर वाला निकल रहा है T2 टेम्परेचर पे, बट वही टेम्परेचर को मैंने थोड़ा कम रखा है, तो ये मान लेते हैं 1500 वाला निकल रहा है लैम्डा मैक्स, समझ गए। तो ये दिमाग में रखना है, टेम्परेचर जब हायर रहता है तो जो सबसे ज्यादा वेवलेंथ निकलता है उसकी थोड़ी सी जो वैल्यू होती है वो कम ही रहती है। तो ऐसे ग्राफ पूछे जा सकते हैं आपसे एग्जाम में, ठीक है ना। चलो मैं एक और ग्राफ बनाता हूँ, मुझे बताना कि ये जो मैंने इसको T3 लिखा है, तो T3 का टेम्परेचर यहाँ सबसे ज्यादा है कि सबसे कम है? कम है। सबसे कम है ना, गॉट इट, मैंने बता दिया। देखो इसकी सबसे ज्यादा, फिर ये वाला कम, लैम्डा बढ़ गया तो टेम्परेचर भी ऑब्वियसली कम है, गॉट इट। तो ये दिमाग में रखिएगा। एंड दिस ग्राफ नेवर टचेस जीरो। अब इस ग्राफ का सिग्निफिकेंस क्या है, इस ग्राफ का इंपॉर्टेंस क्या है? देखो इस ग्राफ का इंपॉर्टेंस ये है कि आपने कभी जब एक बॉडी को गर्म किया होगा तो आपने ये गौर किया होगा, ठीक है ना, कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में स्टार्टिंग में वो रेड कलर का दिखता है, ठीक है ना, और हीट करोगे तो उसकी कलर चेंज होकर ऑरेंज होती है, और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फिर वो येलो होता है, फिर उस हिसाब से कलर चेंज होती रहती है। तो इस ग्राफ का बच्चों सिग्निफिकेंस ये है, ध्यान देना है आप लोगों को, इस ग्राफ का सिग्निफिकेंस ये है कि लैम्डा मैक्स का जो वैल्यू होता है उस टेम्परेचर पे, लैम्डा मैक्स का जो वैल्यू होता है उस टेम्परेचर पे, वही कलर का वो बॉडी दिखता है उस टेम्परेचर पे, गॉट इट। आपने टेम्परेचर बदला तो ये वाला वेवलेंथ का जो कलर होगा, ये वाला वेवलेंथ का जो कलर होगा उसी कलर का बॉडी फिर दिखेगा, ठीक है ना। तो लैम्डा मैक्स एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो होती है उसी कलर का वो बॉडी दिखता है, क्योंकि हमारे आंख वही वेवलेंथ को परसीव करती है जो सबसे ज्यादा निकल रहा है, ओके। देखो अब इसका मतलब ये नहीं होता है कि जब मैंने हीट किया है तो जैसे कि रेड निकल रहा था स्टार्टिंग में, तो हीट किया तो अब वो ऑरेंज दिख रहा है, इसका मतलब रेड कलर का नहीं निकल रहा है, निकल रहा है रेड कलर का भी, बट ऑरेंज के सबसे ज्यादा निकल रहा है, ओके। तो ये दिमाग में रखना है। तो ये तो हो गया एक नॉर्मल बॉडी को जब हम हीट करते हैं उस निकलने वाले रेडिएशंस का एक ग्राफ, ओके। नेक्स्ट आते हैं हम लोग एक स्पेशल टाइप ऑफ रेडिएशन, दैट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। स्टूडेंट्स आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरा कि जो बच्चे लेट ज्वाइन किए अपना नाम जरा बताओगे क्या मुझे, स्टूडेंट्स प्लीज, जो बच्चे लेट ज्वाइन किए अपना नाम बताओगे क्या मुझे? सर स्नेहा। और बेटा बी ट्रूथफुल, ओके। जो भी बच्चे हैं आई रिक्वेस्ट टू बी ट्रूथफुल, क्योंकि यही सक्सेस आपको दिलाएगा। और कौन बच्चे हैं? सर मयंक। और स्टूडेंट आई रिक्वेस्ट प्लीज टेक योर नेम। देखो मेरी बात को सुनो, स्नेहा और मयंक क्या रीजन था लेट होने का, बताओगे मुझे जरा सा? और जो लेट आए
मैं पूछना चाहता हूँ स्नेहा और मयंक से, क्या रीजन था बेटा लेट होने का? सर हम टाइम नहीं देखेंगे। अच्छा मयंक, सर स्कूल का वो रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म फिलअप कर रहे थे सर, प्रॉब्लम आ गई। अच्छा अच्छा ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज बी ऑन टाइम, क्योंकि चीजें आगे चल जाएगी तो आपको समझने में दिक्कत होगी। बट देखिएगा, चलिए अब आते हैं हम लोग एक ब्लैक बॉडी पे। देखो बच्चों, ब्लैक बॉडी क्या होता है? ब्लैक बॉडी नॉर्मल में कोई डिफरेंस नहीं होता ज्यादा। एक ब्लैक बॉडी ऐसी बॉडी होती है जिसपे यदि सारे रेडिएशंस को आप गिराओगे, दुनिया के सारे रेडिएशंस को आप यदि गिराते हो, तो वो क्या करता है? सबको एब्जॉर्ब्स ऑल लाइट इंसिडेंट ऑन इट। बट वही यदि मैं नॉर्मल बॉडी का बात करूं, तो कुछ वो रिफ्लेक्ट कर देता है, कुछ वो ट्रांसमिट कर देता है, कुछ वो एब्जॉर्ब करता है। बट ब्लैक बॉडी सारे को एब्जॉर्ब करता है। तो इन टर्म एब्जॉर्बिंग पावर डिफरेंस रहता है ब्लैक बॉडी और नॉर्मल बॉडी में। बट हीट जब करोगे तो एक ब्लैक बॉडी जैसे दुनिया के सारे रेडिएशंस निकालेंगे, नॉर्मल बॉडी भी वही कर रहा है। तो एक ब्लैक बॉडी को भी हीट किया जाएगा तो दुनिया के सारे रेडिएशंस निकलेंगे, राइट फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। तो चलिए एक ब्लैक बॉडी का भी हम लोग ग्राफ देखें। 5000 केल्विन पे 5000 केल्विन पे ग्राफ बनाया गया, तो वही देखा गया कि एक पर्टिकुलर वैल्यू का जो लैम्डा मैक्स है वो उससे ज्यादा निकल रहा है 5000। ओके, आपको डिफरेंट में प्लॉट किया गया है 4000 केल्विन पे, तो ये देखा जा रहा है कि हाँ, कि जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू है वो डिफरेंट हो रही है। 3000 केल्विन पे भी लैम्डा मैक्स की वैल्यू डिफरेंट हो रही है। ओके, तो ये वाला जो रीडिंग मैंने रेड कलर से मार्क किया है अभी, ये सारे एक्सपेरिमेंटल रीडिंग आए हैं। ओके, एक्सपेरिमेंट में जो जो वेवलेंथ निकला था उन सबको प्लॉट किया गया। बट इस ग्राफ को वेव नेचर लगा के, या बोलो तो क्लासिकल थ्योरी मतलब वेव नेचर के ही प्रिंसिपल्स को लगा के हम इस ग्राफ को यदि प्लॉट करते हैं, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा ग्रीन कलर का आ रहा। देखो 5000 केल्विन पे यदि वेव थ्योरीज को, क्लासिकल थ्योरीज को लगा के बनाया जाए तो ऐसा ग्राफ आ रहा है। बट वही एक्सपेरिमेंटल ग्राफ 5000 केल्विन पे बता रहा है कुछ ऐसा। तो कुछ तो गड़बड़ी है, कुछ तो गड़बड़ी है। वेव नेचर के थ्योरीज के साथ कुछ तो गड़बड़ी है जो इस बॉडी के एक्सपेरिमेंटल डाटा से मैच नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं मैच कर रहा है। ये वाला क्या 5000 वाला ग्राफ देखो, इसका जो मैक्सिमम है देखो, एक यहाँ पे है मैक्सिमम, और फिर ये वाला पार्ट तो बिल्कुल गायब ही है, ये वाला पार्ट है ही नहीं। ओके, मतलब कम वेव कोई नहीं रहा। तो ये समझ आया कि वेव नेचर के थ्योरीज में कुछ ना कुछ गड़बड़ी इस ग्राफ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। ओके, बाद में इस ग्राफ को एक्सप्लेन किया गया, किस तरह से एक्सप्लेन किया गया वो तो हम लोग डील करेंगे ही। बट उससे पहले एक इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों को बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मान लो बच्चों ये एक बल्ब है, आप लोग घर में ही आप यूज है, बट पहले जमाना में ये बल्ब यूज होता था, येलो कलर का जो बल्ब रहता था। आप लोगों ने देखा है क्या ये बल्ब? यस सर। ओके, सर बट अब यूज जो है बहुत कम हो चुका है ना? अब आप इसकी यूज बहुत कम हो चुकी है। एलईडी अब क्या का यूज होता है? सीएफएल, हाँ सीएफएल का यूज होता है, एलईडी का बल्ब यूज होता है। अब आपको मैं ये बताता हूँ कि सीएफएल एलईडी का यूज अब क्यों हुआ और इस बल्ब का यूज क्यों रुक गया, क्यों कम हो गया। देखिएगा ध्यान से, देखो मैंने 3 रीजन बनाए हैं, अल्ट्रा वायलेंट रीजन, विजिबल रीजन, इंफ्रारेड रीजन। आपको मालूम है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होते हैं, कुछ अल्ट्रा वायलेंट होती है और कुछ इंफ्रारेड होती है। ओके, विजिबल आपको देखने में मदद करती है चीजों को, जैसे वायलेंट इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सब चीजों को देखने में मदद करती है। इंफ्रारेड चीजों को गर्म करती है। वैसे ही अल्ट्रा वायलेंट का कुछ अपना ही अलग कैरेक्टरिस्टिक होता है। ओके, देखो ये जो सीएफएल और एलईडी का ग्राफ आप देखोगे ना, तो कुछ इस प्रकार का आता है।
ये जो पिंक कलर का दिख रहा है आपको, डार्क पिंक, CFL और LED का ये ग्राफ है। जब उसको वो बल्ब हीट होती है तो ऐसे रेडिएशंस निकलते हैं। तो देखो इसके मैक्सिमम जो निकल रही है बच्चा, लैम्डा मैक्स कौन से रेंज में निकल रहा है? विजिबल वाले रेंज में निकल रहा है। तो CFL और LED का जो मैक्सिमम रेडिएशंस निकलता है वो विजिबल रेंज में निकलता है। बट वहीं आप ये येलो वाला बल्ब का बात करोगे ना, देखो उसका लैम्डा मैक्स ऐसा रहता है, ये वाला तीसरा ग्राफ जो है नीचे में उसके जैसा। तो इसका लैम्डा मैक्स कौन सा रीजन में? इंफ्रारेड, मतलब सबसे ज्यादा इंफ्रारेड के रेडिएशंस निकलते हैं। तो स्टूडेंट्स मुझे एक बात बताना, इंफ्रारेड तो चीजों को गर्म करता है, तो हम एक बल्ब यूज करते हैं रूम को रोशनी देने के लिए कि गर्म कर देंगे? रोशनी देने के लिए। रोशनी देने के लिए। तो ऑब्वियसली बात है CFL और LED का यूज क्यों होता है आपको पता चल गया होगा, क्योंकि उसके मैक्सिमम रेडिएशन जो होते हैं विजिबल रीजन के होते हैं, बट वहीं येलो वाला बल्ब का मैक्सिमम इंफ्रारेड में होते हैं। तो ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आप लोग रख लो इस ग्राफ से। बाकी चलिए देखते हैं इस ग्राफ में वेव नेचर तो फेलियर हुआ बिल्कुल, बट कौन से नए लॉजिक आए जो इस ग्राफ को एक्सप्लेन कर पाया। There was a great scientist जिनका नाम आप लोग शायद ना सुने हो। His name is Max Planck. Great philosopher also. Okay. इन्होंने साइंस को तो बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया ही, साथ में बहुत अच्छी अच्छी बातें भी इन्होंने बोला था। पढ़ना आप लोग इसको एक बार, पढ़ना जो चीज लिखा हुआ है, ध्यान से आराम से पढ़ो इसको, क्या बोलता है ये चीज। कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है इस कोट को, ये क्या बोलना चाह रहा है? एनीबॉडी, कोई भी, क्या बोलना चाह रहा है ये कोट? किसी को नहीं मालूम? When you change the, बोलिए बोलिए। सर इसमें ये बोलना चाहते हैं कि जब हम लोग चीजों को चेंज करते हैं या फिर हम लोग चाहते हैं कि वो चीजें चेंज हो, तो हम लोगों को अपने आप में वो चेंजेस लाने पड़ते हैं, तब जाके वो चीजें चेंज होती है। वेरी गुड बेटा, क्या नाम है बेटा आपका? नाज जहान। नाज, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। देखो ये सिंपल सा सेइंग है, ये बोल रहा है कि यदि एक इंसान अपना दृष्टिकोण बदल लेता है तो सामने वाली चीज भी उसके लिए बदल जाती है। जैसे कि हम किसी के लिए बुरा फीलिंग रखते हैं अपने मन में, तो वो आदमी के लिए हमारी फीलिंग रहेगा कि वो भी मेरे बारे में बुरा ही सोच रहा है। बट एक बार अपने अंदर में बदलो इस थॉट को कि नहीं, वो आदमी शायद मेरे बारे में अच्छा सोचता होगा। देखो बच्चा, आपको लगने लगेगा कि वो आदमी आपके बारे में अच्छा सोच रहा है। तो मैक्स प्लैंक ने बहुत ग्रेट थिंग बोला था कि चीजों को देखने का नजरिया यदि बदल दोगे ना, तो वो चीज भी आपके लिए बदल जाएगी। तो ठीक है, ये तो फिलॉसफी की बात हो गई, पर चलिए साइंस में इन्होंने क्या बोला उसको हम लोग देखते हैं। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि कोई चीज आपको लगता है या कोई इंसान आपको लगता है कि वो बुरा सोचता है आपके लिए, तो आप लोग थोड़ा सा थॉट बदल के देखो एक बार, हो सकता है उस इंसान का भी थॉट आपके लिए बदल जाएगा। ओके, लेट्स कम ऑन टू द साइंस पार्ट। मैक्स प्लैंक ने क्या बोला? मैक्स प्लैंक ने बोला, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, अभी तक हमारी समझ क्या बोलती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कैसे मूव करते थे, वेव के तरह। हम लोगों ने पढ़ा था ना, याद है कि नहीं बच्चों? यस सर। हम लोगों ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वेव की तरह ट्रेवल करती है। और आपको मालूम है वेव में क्या ट्रांसफर होता है? एनर्जी ट्रांसफर होती है। हम लोगों ने पढ़ा था वेव में एनर्जी ट्रांसफर होती है। तो मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है वो एकदम कॉन्टिन्यूअस मैनर में हो रही है ना, कहीं वेव में तो कहीं ब्रेक नहीं होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी एकदम कंटिन्यूअस मैनर में फ्लो हो रही है। अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा, बट मैक्स प्लैंक ने बोला नहीं, दिस इज नॉट द राइट वे ऑफ सेइंग। उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी कंटिन्यूअस मैनर में वेव की तरह नहीं फ्लो करेगी। एनर्जी फ्लो करेगा छोटे छोटे
पैकेट्स में। ओके, मैक्स प्लैंक ने कहीं इशारा किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो बने हुए हैं छोटे छोटे एनर्जी के पार्टिकल्स से। समझ गए बच्चों? मैक्स प्लैंक ने क्या इशारा किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बने हुए हैं एनर्जी के छोटे छोटे पार्टिकल्स से। तो ये इशारा कर रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के पार्टिकल नेचर के ओर। चलिए इसको हम लोग डिटेल्स में समझने की जरा कोशिश करते हैं। देखो प्लैंक ने क्या थ्योरी दिया। आप सभी ने ये पढ़ा था कि आपके जो एटम्स होती है, ओके, या कोई भी मॉलिक्यूल भी जो होता है वो एनर्जी एमिट कर सकता है या एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है ना? कोई भी चीज जो दुनिया का है वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है या एनर्जी एमिट भी कर सकता है। तो बेसिकली चीजें एटम्स या मॉलिक्यूल से ही बने हुए हैं। तो एटम या मॉलिक्यूल्स एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब कर सकती है, बट इन्होंने बोला कि एटम या मॉलिक्यूल एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब वेव की तरह कंटिन्यूअस मैनर में नहीं करेगा। वेव की तरह कंटिन्यूअस मैनर में एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं होगा। एनर्जी कैसे एब्जॉर्ब या एमिट होगा? इंडिविजुअली सेपरेट क्वांटिटीज में। इंडिविजुअली सेपरेट क्वांटिटी बोलने का मतलब इंडिविजुअल अलग अलग सेपरेट पैकेट्स में एनर्जी एब्जॉर्ब या एमिट होगा। ओके, गॉट इट? और इन छोटे छोटे पैकेट ऑफ एनर्जी को उन्होंने बोला क्वांटम। इन्होंने इन छोटे छोटे पैकेट ऑफ एनर्जी को बोला क्वांटम। ओके, आप देखो किसी ऑब्जेक्ट को एनर्जी एब्जॉर्ब करनी तो वो क्या करेगा? एनर्जी के छोटे छोटे पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब करेगा। 1 पैकेट करेगा, 10 पैकेट करेगा, 1000 पैकेट करेगा, बट कंप्लीट पैकेट को एब्जॉर्ब करेगा। गॉट इट? अब चलिए आ जाइए, क्वांटम का डेफिनेशन तो आप लोग समझ ही गए होंगे, पर जरा सा फिर से बता ही देता हूं डेफिनेशन। क्वांटम क्या होगा? क्वांटम का मतलब होगा सबसे छोटा क्वांटिटी ऑफ एनर्जी। सबसे छोटा क्वांटिटी ऑफ एनर्जी जो एमिट या एब्जॉर्ब किया जा सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के फॉर्म में। मतलब बोलने का ये है कि कोई भी बॉडी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा है वो एनर्जी कंटिन्यूअस मैनर में नहीं एब्जॉर्ब करेगा। वो कैसे एब्जॉर्ब करेगा? एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट को एब्जॉर्ब करेगा या एमिट करेगा। गॉट इट? समझ गए? अब देखना, उन्होंने एक और छोटा सा टर्म इंट्रोड्यूस किया, दैट इज नोन एज फोटोन। फोटोन क्या है? लाइट के सबसे छोटे पैकेट ऑफ एनर्जी को फोटोन बोला गया। ठीक है ना? क्वांटम शब्द यूज किया गया सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के सबसे छोटे पैकेट ऑफ एनर्जी के लिए, बट फोटोन एक स्पेशल नाम दे दिया गया, वो वायलेंट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड के लिए। गॉट इट? स्पेशल नेम दिया गया सिर्फ विजिबल वालों लोग के लिए फोटोन, नहीं तो बाकी सबको क्वांटम ही बोलेंगे। समझ गए? चलिए, कोई डिफरेंस नहीं है क्वांटम फोटोन में, दोनों सबसे छोटे पैकेट ऑफ एनर्जी ही है, बट विजिबल वाले के सबसे छोटे पैकेट ऑफ एनर्जी को फोटोन बोलेंगे। गॉट इट? अब बच्चों मुझे एक छोटा सा सवाल का जवाब देना जो मैं आपसे अभी पूछने वाला हूं। ठीक है ना? मुझे बोलना, क्या एक्सरे का, ओके, क्या अल्ट्रावायलेंट रेज का, क्या विजिबल रेज का सबके प्रॉपर्टीज सेम होते हैं क्या? नो सर। नो सर। सबके प्रॉपर्टी तो बिल्कुल सेम नहीं हो सकते हैं, क्योंकि एक्सरे से जो काम कर सकते हो आप अल्ट्रावायलेंट रेज से तो वो काम होने से रहा, रेडियो वेव से तो वो काम होने से रहा। तो सबकी प्रॉपर्टी जब डिफरेंट है तो बच्चों सबके सबसे छोटे पैकेट ऑफ एनर्जी का भी वैल्यू डिफरेंट होगा। एक्सरे के जो क्वांटम होगी उसका जो एनर्जी का वैल्यू होगा अल्ट्रावायलेंट रेज का एनर्जी का पैकेट का
डिफरेंट एनर्जी होगा, ठीक है ना। विजिबल के भी सबसे छोटे पैकेट ऑफ एनर्जी का वैल्यू डिफरेंट होगा, गॉट इट। चलिए, अब किसके पैकेट का कितना एनर्जी होगा, इसके लिए प्लैंक ने एक फॉर्मूला दिया। ओके, एक फॉर्मूला दिया, एनर्जी किसी भी छोटे पैकेट का, ओके, will be directly proportional to frequency of electromagnetic radiation. ओके, मतलब फ्रीक्वेंसी जिसका जितना ज्यादा उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा, ओके, उसके सबसे छोटे पैकेट की एनर्जी उतनी ही ज्यादा। अब बालकों मुझे एक बात बताना, चलो देखते हैं आपका नॉलेज जरा चेक करते हैं। वायलेंट है और रेड है, किसके पैकेट की एनर्जी की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी? रेड। हाँ, रेड की। रेड की। वायलेट। मेरा चेहरा देख के तो आपको लग ही रहा होगा कि मन दुखी हो गया आंसर सुन के। सर जिसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा उसका पैकेट सबसे ज्यादा होगा एनर्जी का। मैंने क्या बोला बेटा, वेवलेंथ बोला कि फ्रीक्वेंसी बोला? फ्रीक्वेंसी। ओके, सबसे छोटे पैकेट जो होगी एनर्जी की, उसकी एनर्जी कितनी होगी, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा उसकी एनर्जी। अब जरा सोच के बता दो, मैं विजिबल वाला पूछ रहा हूँ। तो वायलेट। वायलेट की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। देख बेटा, मैंने बोला ना, इसको भूलना नहीं है। इस डायरेक्शन में तो आप जब जाते हो तो आपकी वेवलेंथ बढ़ती है, बट फ्रीक्वेंसी तो बेटा आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक, विजिबल वाले में भी वही हो रहा है। रेड की फ्रीक्वेंसी आपकी मिनिमम है और वायलेट की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसकी सबसे छोटे पैकेट ऑफ एनर्जी की वैल्यू भी सबसे ज्यादा होगी विजिबल में, और विजिबल में इसके सबसे छोटे पैकेट ऑफ एनर्जी मिनिमम होगी रेड की। ओके, ये दिमाग में रखना है, सबसे सिंपल है। ओके, चलिए देखते हैं कि आपका आइडिया क्लियर है कि नहीं। गामा का मैंने एक क्वांटम लिया, रेडियो वेव्स का मैंने एक क्वांटम लिया, किसका पैकेट ऑफ एनर्जी का ज्यादा वैल्यू होगा? गामा। 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 नाउ आई सपोज एवरीथिंग इज परफेक्ट, क्लियर। अच्छा, जो बच्चे लेट ज्वाइन किए, 4-5 बच्चे लेट ज्वाइन किए हैं, उनसे पूछना है कि बेटा आप लोगों को समझ आ रही है ना चीजें? यस सर। ओके, ठीक है ना, प्लीज लेट मत करना। देखो, ये 1-2 मिनट में बहुत चीज आपसे छीन सकता है, क्योंकि मैं चैप्टर एकदम बिगिनिंग से स्टार्ट किया हूं तो वो टॉपिक गड़बड़ हो सकता है। चलिए, तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज 2 बजे तो 2 बजे। देखो, अब उन्होंने बोला एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। अब आपको मालूम है हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाते हैं, तो E इज इक्वल टू एच न्यू हम लिख सकते हैं। ओके, एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। आप सभी को मालूम है प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू, जल्दी से बता दो। 1। सबको बताया था, जल्दी बताओ कितना? 6.626 into 10 to the power 6.626 into 10 to the power 34 minus 34 जूल सेकंड। ओके, ये दिमाग में रखना है आप लोग। सर -34 होगा। यस, -34। 6.626 into 10 to the power minus 34 जूल सेकंड, ये दिमाग में रखना है। अब देखो बेटा, आप लोगों ने एक फॉर्मूला और पढ़ा था, C is equal to न्यू लैम्डा। ओके, C is equal to न्यू लैम्डा। तो मैं ये फ्रीक्वेंसी के जगह C by लैम्डा लिख दूं तो कोई दिक्कत क्या? नहीं। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? न्यू के जगह आ गया C by लैम्डा, तो H is C by लैम्डा। तो मतलब आपको एग्जाम में यदि वेवलेंथ दिया हुआ है तो उससे भी एनर्जी निकाल सकते हो, यदि आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है तो उससे भी एनर्जी निकाल सकते हो। ओके, अब कोई भी बॉडी जब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी तो वो एक पैकेट तो नहीं करेगा, या तो 10 पैकेट, या तो 20 पैकेट, या तो 1000 पैकेट, या तो करोड़ों पैकेट। आप बोलोगे कि 10.5 पैकेट एब्जॉर्ब कर ले, नहीं,
साढ़े 10 पैकेट। बेटा 1 मिनट रुकना, तो थोड़ा बच्चे लोग बहुत ज्यादा हल्ला कर रहे बाहर में, मैं उनसे थोड़ा ओके स्टूडेंट, आई एम बैक। थोड़े बच्चे लोग बहुत ज्यादा हल्ला कर रहे थे, थोड़ा मैं उसको शांत करके आ गया। प्यार से बोला शांत हो जाओ, उधर खेल लो, चला गया। बच्चे अच्छे हैं। चलिए, नाउ आई एम बैक। अगर बच्चों, तो कोई भी बॉडी एनर्जी जब एब्जॉर्ब करेगा तो वो 1000 पैकेट, 10,000 पैकेट, 20,000 पैकेट एब्जॉर्ब करेगा। पैकेट मतलब फ्रैक्शन में एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, उसे एब्जॉर्ब करना है तो कंप्लीट पैकेट एब्जॉर्ब करना है। गॉट इट? सो देयर इज अ फॉर्मूला फॉर एनर्जी एब्जॉर्ब और एमिटेड। मतलब कोई बॉडी एमिट कर रहा है या एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो एंड पैकेट्स करेगा। ओके, n इज एन इंटीजर वैल्यू, 1 2 3 डॉट 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 डॉट। ये फ्रैक्शनल नहीं हो सकते, आपको ये दिमाग में रखना है, ठीक है? चलिए, तो ये वाला आप लोग तो देख चुके हो, समझ आ चुकी है आइडिया? वहाँ पे n नंबर ऑफ पैकेट्स को डिनोट कर रहा है। हाँ, n नंबर ऑफ पैकेट्स को डिनोट कर रहा है, कितने क्वांटम एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है? चलो, अब आ जाओ कभी कल क्वेश्चन बनाने टाइम में। ओके, कभी कल क्वेश्चन बनाने के टाइम में आप लोगों को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी दिया जाता है, ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एक एनर्जी की ही यूनिट होती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है, चलिए हम लोग देखते हैं। मान लो, पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट को समझ लेते हैं क्या होता है बच्चों, ठीक है? ये एक पॉजिटिव प्लेट है बैटरी का, ये एक नेगेटिव प्लेट, और इसके बीच में मैंने 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस रखा है, ठीक है ना? अब मानिए मैंने एक इलेक्ट्रॉन यहां पे रखा हुआ है, जब मैं इस पोटेंशियल को ऑन करूंगा तो ये इलेक्ट्रॉन किधर भागेगा, मुझे बताना। पॉजिटिव प्लेट की नेगेटिव प्लेट? पॉजिटिव। पॉजिटिव प्लेट। तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट की तरफ रश करेगा, मोशन करेगा। अब मुझे एक बात बताओ, मोशन के तहत कुछ एनर्जी गेन होता है कि नहीं होता है? उस एनर्जी को क्या बोलते हैं? मोशन के तहत जो एनर्जी गेन होता है उसको क्या बोलते हैं? कौन सी एनर्जी? काइनेटिक की पोटेंशियल? काइनेटिक। काइनेटिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन जब मोशन करेगा पॉजिटिव प्लेट की ओर तो वो कुछ एनर्जी गेन करेगा, ओके? वो कुछ एनर्जी गेन करेगा, गॉट इट? और वही जो एनर्जी वो गेन करता है उसको हम लोग बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अंडरस्टूड? ध्यान से सुनिए, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होगी? एनर्जी कितना गेन करेगा एक इलेक्ट्रॉन जब वो एक्सेलरेट करता है, जब वो एक्सेलरेट करता है मोशन से, रेस्ट से 1 वोल्ट के पोटेंशियल में, ठीक है ना? रेस्ट में पड़ा हुआ है, 1 वोल्ट का पोटेंशियल जैसे ही लगाया गया तो एक्सेलरेशन के तहत जितनी एनर्जी आई उसी को बोले 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कैसे कन्वर्ट करोगे? द बेसिक फंडा इज दिस, ओके? देखो, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू 1 वोल्ट, ठीक है ना?
अब स्टूडेंट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, मैं चार्ज का वैल्यू माइनस नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, सब सिर्फ मैग्नीट्यूड। 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम इंटू 1 वोल्ट। ओके, तो आता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम वोल्ट। कूलम वोल्ट इज इक्वल टू जूल्स ओनली, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल्स बोल सकते हो। मतलब एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो आपका होता है इतने जूल के बराबर होती है। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन आप लोगों को दिमाग में रखना है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, गॉट इट। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल के बराबर होता है। क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, दे देगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्वांटिटी और आंसर आपको जूल में मांगेगा, तो यू शुड नो दिस। तो चलो बच्चों मुझे बता दो, तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना जूल होगा? 4 इलेक्ट्रॉन कितना? 4 into 1.6 into 10 to the power minus 19। अच्छा, 4 इंटू 1.6 कुछ होता है कि नहीं होता है? सर इसका इंटू कर दो, इंटू का वैल्यू मतलब 16 का टेबल आपको नहीं मालूम है, इसका मतलब याद है? 16 के टेबल आपको मालूम होनी चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट 30 तक टेबल आपके दिमाग में रहनी चाहिए कैलकुलेशंस अच्छे होने के लिए। तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ओके, इंटू 4, ओके, तो आ जाएगा 6.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल्स। ओके, गॉट इट, वेरी सिंपल। चलिए बच्चों, आपके सामने एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग इस क्वेश्चन को बनाओगे। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन ऑफ रेडिएशन whose frequency is इतना। फटाफट फटाफट, आई डोंट वांट द आंसर, बट जस्ट मुझे आप बता दो कि किस स्ट्रैटेजी से क्वेश्चन को आगे प्रमोट करो, क्योंकि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे आपको एक स्ट्रैटेजी बनाना है, फिर उसको सॉल्व करना। ओके, तो जल्दी मुझे बता दीजिए किस स्ट्रैटेजी से इसको सॉल्व किया जाएगा, जल्दी से। क्या बोला गया है? सर E equals to H into frequency, H equals to Planck constant। बोलिए तो क्या करेंगे हम लोग? Sir, H equals to Planck constant into the frequency। हाँ, तो after multiplying, we get the answer of how much energy is there in one of and the 1 mole of photon is 0.02 to 10 to the power minus 20 10 to the power 23। यस, वेरी ठीक। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यू ऑल नो, ओके, यू ऑल नो एनर्जी ऑफ क्वांटम, ओके, या यहाँ पे फोटोन दिया हुआ है तो एनर्जी ऑफ फोटोन, ओके, E इज इक्वल टू एच न्यू, है ना। ये कितने का है? 1 फोटोन का है कि नहीं? तो 1 फोटोन का एनर्जी आप लोग निकाल सकते हो 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड इंटू कितना? 5 इंटू 10 टू द पावर 14। हर्ज को सेकेंड इनवर्स लिख सकते हैं, सेकेंड इनवर्स कट जाएगा तो आपको कुछ वैल्यू आ जाएगी, मान लो x आया, तो ये एक फोटोन का एनर्जी ऑफ एनर्जी ऑफ Na फोटोन्स पूछा गया, मतलब एवोगाड्रो नंबर ऑफ फोटोन्स पूछा गया। तो भैया एक फोटोन का एनर्जी का वैल्यू यदि x जूल है तो Na फोटोन्स का कितना हो जाएगा? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू x, ठीक है ना। ये एक फोटोन का एनर्जी, सॉरी x जूल एक फोटोन का एनर्जी है इंटू इतने नंबर ऑफ फोटोन्स, निकल जाएगी आपकी आंसर। आप सॉल्व कर सकते हो, यदि सॉल्व करोगे तो आंसर आता है 199.51 किलो जूल। मैंने किलो जूल में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है ना, किलो जूल में आप कन्वर्ट कर सकते हो इंटू 10 टू द पावर -3। गॉट इट, वेरी सिंपल। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, ये क्वेश्चन को आप कैसे बनाओगे, कौन मुझे बता रहा है क्या होगा इसका आंसर? किस तरह से प्रमोट करोगे, आगे कैसे बढ़ोगे इस क्वेश्चन में? जल्दी से फटाफट फटाफट मुझे स्ट्रैटेजी बताओ, आप जरा सोचो, क्योंकि देखो बेटा एग्जाम इज अ मैटर ऑफ योर थिंकिंग।
जल्दी से। सर इसमें E इज इक्वल्स टू H इंटू सी बाई लैम्डा का फॉर्मूला लगा के बना सकते हैं। मतलब सर इसमें ये वाट दिया हुआ है और वेवलेंथ दिया हुआ है, तो इसमें एनर्जी तो निकाल सकते हैं हम लोग सेकंड फार्मूला से, जो आप अभी 3 फार्मूला बताए ना। बेटा ये एनर्जी तो दिया ही हुआ आपको, दिस इज 100 वाट है, ये पावर दिया हुआ है, ठीक है ना, इट इज पावर, ठीक है ना, इट्स पावर। आपको क्या बोला जा रहा है कि एक 100 वाट का बल्ब है, ठीक है ना, जिससे मोनोक्रोमेटिक लाइट निकल रही है। मोनोक्रोमेटिक लाइट बोलने का मतलब एक ही वेवलेंथ वाला लाइट निकल रहा है, मान लो बोल रहा है, मान लिया मैंने ये बल्ब है, ठीक है ना, दिस इज द बल्ब, ठीक है। इस बल्ब से रेडिएशंस निकल रही है, जो रेडिएशंस निकल रहे हैं सारे जो निकल रहे हैं वो सब 450 नैनोमीटर के, ठीक है ना, वो सब 400 ही नैनोमीटर। आपसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में कि कितने सारे फोटॉन्स एमिट हो रही है प्रति सेकंड, कितने सारे फोटॉन्स एमिट हो रही है प्रति सेकंड। अच्छा बेटा एक बात बताओ, क्या मैं वाट को जूल पर सेकंड लिख सकता हूं? पावर क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट टाइम, है ना। यस। तो मैं ये बोल सकता हूं 100 वाट मतलब 100 जूल पर सेकंड, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बल्ब से जो एनर्जी निकल रही है 100 जूल हर सेकंड एनर्जी निकल रहा है, तो अब 100 जूल तो एक पैकेट का एनर्जी तो नहीं हो सकता है, वो बहुत सारे पैकेट का एनर्जी हो। आपसे पूछा भी वही गया है कि कितने सारे फोटॉन्स निकल रहे हैं प्रति सेकंड। प्रति सेकंड का आपको एनर्जी मालूम है 100 जूल, ठीक है ना, 100 जूल प्रति सेकंड निकल रहा है, विच इज इक्वल टू एन एच सी बाई लैम्डा। ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है ना, E इज इक्वल टू एन एच न्यू। एन इज कितने सारे फोटॉन्स निकल रहे हैं प्रति सेकंड, और न्यू के जगह में मैंने सी बाई लैम्डा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो यहाँ पे दिस इज 100 जूल, एन हमें निकालना है, एच का वैल्यू आपको मालूम रहता है, सी कितना होगा, सी का वैल्यू सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पीड ऑफ लाइट से ही ट्रेवल करते हैं। ओके, लैम्डा का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 400 नैनोमीटर। तो क्या मैं नैनोमीटर लिख दूं, क्या इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यूनिट में ध्यान देना। ओके, तो सब चीज तो दिया हुआ है बेटा, क्या आप एन का वैल्यू नहीं निकाल सकते हो? निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? यस निकल जाएगा सॉल्व होके। आप बेटा इसको यदि सॉल्व करते हो तो मैं आपको जस्ट बता दूं एक छोटा सा इंफॉर्मेशन कि इतने सारे फोटॉन्स पर सेकंड निकलते हैं। डू यू नो, मात्र 100 वाट के बल्ब से प्रति सेकंड 2.012 into 10 to the power 20 फोटॉन्स पर सेकंड निकलते हैं। यू कैन इमेजिन 10 to the power 20, क्या ये वैल्यू बहुत छोटा है कि बहुत बड़ा है? बड़ा, बहुत बड़ी वैल्यू। तो मतलब इतने सारे फोटॉन्स प्रति सेकंड निकल रहे हैं। तो इसलिए बेटा जब आप एक बल्ब को आप देखते होगे ना, तो आपको दिखता होगा कि रोशनी उससे कंटिन्यूअस आ रही है, आपको ब्रेक नहीं दिखता होगा, छोटे छोटे पैकेट ऑफ एनर्जी नहीं दिखती होगी, क्योंकि एक तो प्रति सेकंड इतने सारे निकल रहे हैं और इतने हाई स्पीड से निकलते हैं कि आपकी आंख उसको छोटे छोटे डिफरेंट क्वांटिटीज में नहीं देख पाता है, तो आपको लगता है कि वो कंटिन्यूअस आ रहे हैं, बट वो छोटे छोटे पैकेट्स में आते हैं, बहुत हाई स्पीड से आते हैं। ओके, चलिए ये एक बहुत
आसान सा क्वेश्चन है, मेरे कौन से बच्चे इसका आंसर देंगे मैं देखना चाहता हूँ। ओके, आपको आंसर देना है बच्चे, बहुत आसान सी क्वेश्चन है, आपको आंसर देना। चलिए एक चार्ज पार्टिकल है, देखते हैं कौन बेटा आंसर देता है इस क्वेश्चन का। देना है आपको, देखो थ्योरी आपको टीचर पढ़ा देंगे, बट आपको दिमाग को खोलना पड़ेगा, और आपका दिमाग खुलेगा, मैं बोलता हूं, आप लगाओ तो दिमाग एक बार। चलिए आंसर दो, 1 मिनट टाइम ले लो, बट आंसर दो। एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है ना, जिसके पास चार्ज 2e है। ओके, 2e मतलब ट्वाइस दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, अब इलेक्ट्रॉन बोलो या एलिमेंट्री चार्ज बोलो, चार्ज का सबसे छोटा वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। ओके, वो पॉजिटिव या नेगेटिव भी हो सकता है। तो चार्ज जिसका 2e वैल्यू है, वो 1 वोल्ट के पोटेंशियल में एक्सेलरेट हुआ है, आपको निकालने बोला गया है इट्स काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज। ओके, उसके काइनेटिक एनर्जी में कितनी इंक्रीज आएगी। एनी स्टूडेंट, देखते हैं हम, जो भी इतने सारे बच्चे हैं, मयंक बेटा बताना है ना, मयंक आवाज सुन रहे हो मेरा क्या? Yes. ओके, डिफरेंट स्टूडेंट्स, श्रेया, नाज, ये सब हैं, बताओ। कुछ के बच्चों के तो नाम भी याद हो गए, बाकी बच्चों का भी नाम आज देखता हूँ, रुकता हूँ। आदित्य, यस सर। अर्पिता बेटा समझ आ रही है ना, आंसर देना है। मयंक, मौसमी, नेहा, संकल्प, 3.2 शीतल, into 10 power minus 19 कूलम। ग्रेट, चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं, बच्चों ने ट्राई तो किया। देखो, यदि आप मेरे क्लास में बैठे हो बेटा, यदि पेन लेके नहीं बैठे हो, वो कॉपी लेके नहीं बैठे हो, तो बैठना वेस्ट है। क्योंकि हाँ, एक मिनट में पेन ले लेता हूँ। देखो स्टूडेंट, कहानी ये है, बहुत सिंपल सी है। 1 वोल्ट का पोटेंशियल है, ठीक है ना, जो चार्ज पार्टिकल है 2e उसका चार्ज है, आपको बोला गया है गेन इन काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए। मान लिया ये पॉजिटिव या नेगेटिव। और बच्चों आपने ये फॉर्मूला फिजिक्स में पढ़ा हुआ है जूनियर क्लासेस में। गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट? वर्क डन। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? यस सर। पढ़ा है। तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, और इलेक्ट्रिकल वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? किसी को मालूम है? चार्ज इनटू पोटेंशियल, पढ़ा है ना 10th में। वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल। चार्ज कितनी है? 2e है, पोटेंशियल कितना है? 1 वोल्ट है। तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वर्क हुआ, और वही तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी है। अब 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को भैया आपको कन्वर्ट कर देना है, जूल में कर देना ज्यादा अच्छा है। 10⁻⁻19 जूल्स कर सकते हो, 3.2 इंटू 10⁻⁻। गॉट इट बेटा, समझ आ गई आपको? कोई दिक्कत? नेक्स्ट, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक में हम एंटर करने वाले हैं। किसी बच्चे को यदि पानी वानी पीना है, चाय वाय पीना है, तो 1 मिनट में आपको टाइम दे रहा हूं, क्योंकि बेटा इस टॉपिक में आपका कंसंट्रेशन मुझे चाहिए, आपकी ध्यान मुझे चाहिए। ओके, और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी क्वेश्चन सेट होते हैं इससे। तो क्या मैं आगे बढ़ूं? यस सर। स्टूडेंट्स चलिए बढ़ते। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये क्या चीज होता है ये हम लोग देखेंगे, बट चलिए सबसे पहले देखते हैं किस इंसान ने इसके बारे में बात किया था। There was a scientist whose name was Heinrich Hertz. Okay, Heinrich Hertz.
probably in the year 1887. Okay, 1887 में सबसे पहली बार इस चीज का जिक्र किया था। देखो क्या हुआ था जिक्र, देखते हैं। आपने इन 3 मेटल का नाम सुना हुआ है, क्या है इनके नाम बताओ तो जल्दी से फटाफट। क्या नाम है इसका? पोटेशियम, रुबिडियम, कैल्शियम। पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम। ओके, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं, ओके, जैसे यहाँ पे दिख रही है आपको, यहाँ पे मैंने पोटासियम, रुबिडियम या सीजियम मेटल रखा हुआ है, ठीक है ना। पोटासियम, रुबिडियम या सीजियम कुछ ऐसे मेटल होते हैं, यदि उस पे लाइट गिरती है, यदि उस पे लाइट गिरता है, ओके, तो इलेक्ट्रॉन निकल जाती है। तो दुनिया में कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जैसे कि पोटासियम, रुबिडियम और सीजियम, यदि उसके ऊपर लाइट गिरता है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाती है। और ये सबसे पहले गौर किया था हेनरिच हर्ट्ज ने। ओके, देखो होता क्या है, चलते हैं डिटेल्स में समझते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे पोटासियम, रुबिडियम या सीजियम जैसे कोई मेटल को रखा, ठीक है ना, और मैंने एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया है, उसको पहले समझ लो। मैंने मेटल को रखूंगा नेगेटिव प्लेट पे। बच्चों जो नेगेटिव प्लेट होती है उसको क्या बोलते हैं? एनोड बोलते हैं। नेगेटिव प्लेट को क्या बोलते हैं जरा बताया कोई मुझे? एनोड की कैथोड। कैथोड बोलते, वेरी गुड। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप में मैंने कैथोड बनाया है एक मेटल के प्लेट से, और एक यहाँ पे एनोड पे एक और प्लेट लगा के रखा जिसको मैं डिटेक्टर बोल रहा हूँ। ओके, डिटेक्टर क्यों बोल रहा हूँ मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। पॉजिटिव पे भी एक प्लेट लगा हुआ है जिसको हम लोग डिटेक्टर बोल रहे हैं, ठीक है। अब मैंने अभी आपको बताया कि जब इन मेटल्स पे लाइट रे पड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स निकल जाती है। तो मान लो बच्चा लाइट रे गिरा और इधर इलेक्ट्रॉन निकला, आपका प्यारा सा इलेक्ट्रॉन निकला। इलेक्ट्रॉन में चार्ज क्या होता है, नेगेटिव की पॉजिटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन किधर भागेगा? पॉजिटिव प्लेट की ओर रश होगा, अट्रैक्टेड होगा। तो ये आपका नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को ये वाला डिटेक्टर, ये प्लेट इसको कभी कलेक्टर भी बोला जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ये कलेक्ट करता है अपनी ओर। ओके, वी कॉल इट एज कलेक्टर आल्सो। तो इलेक्ट्रॉन इधर आया, इधर अट्रैक्ट हुआ, इधर रश हुआ। ओके, ये पूरे सर्किट में ये इलेक्ट्रॉन घूमा, और पूरी सर्किट में इलेक्ट्रॉन जब घूमेगा तो इस सर्किट में करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा, ये बताना मुझे। होगा, क्योंकि सर्किट तो कंप्लीट हो जा रही है ना, इलेक्ट्रॉन जा रही है नेगेटिव टू पॉजिटिव और पूरी सर्किट में घूम जा रही है। तो भैया आपका करंट तो आ गया सर्किट में। ओके, चलिए थोड़ा डिटेल्स में इसको देखते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं इनको हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्यों? क्योंकि ये मेटल था, इसके ऊपर में लाइट के छोटे छोटे पैकेट ऑफ एनर्जी गिरे। ओके, क्योंकि हम लोग अभी देखें कि लाइट बनी हुई है छोटे छोटे एनर्जी के पार्टिकल्स से। लाइट के सबसे छोटे पैकेट ऑफ एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोन बोलते हैं। तो फोटोन से जो एनर्जी आया उसको मेटल एब्जॉर्ब किया, और वो एनर्जी एब्जॉर्ब होने के बाद इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो फोटोन्स के मदद से निकली, इसलिए ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं इनको थोड़ा स्पेशल नेम दिया गया है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ओके, क्या बोले? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। समझ गए क्यों फोटो इलेक्ट्रॉन्स? क्योंकि लाइट के सबसे छोटे पैकेट फोटोन्स को एब्जॉर्ब किया तब निकला फोटो इलेक्ट्रॉन्स। बात बताओ, इस सर्किट में एक करंट सेटअप होगा कि नहीं होगा? तो उस करंट को हम लोग बोलेंगे फोटो करंट। उसको भी एक स्पेशल नाम दे देते हैं हम लोग, फोटो करंट। फोटो इलेक्ट्रॉन से बना है करंट,
लाइट गिरा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकले, तो उस करंट को थोड़ा स्पेशल नाम दे दिए फोटो करंट, ठीक है। और ये जो पूरी प्रक्रिया है या ये फिनोमिनन है, तो इसको हम लोग बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ क्या, लाइट के मदद से इलेक्ट्रॉन निकाले और उस इलेक्ट्रॉन को प्रॉपर माध्यम से सर्किट में घुमा दिए, तो एक करंट सेटअप हो गई जिसको हम लोग बोले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, क्लियर है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? क्रिस्टल, किसी को कोई दिक्कत, कोई बच्चा को, श्रेया, अर्पिता, जो भी बच्चा है, मयंक, चलिए बेटा कोई दिक्कत है तो बताने का आप लोगों को कि आगे मैं बढ़ूं। सर एक बार क्या बोल रहे हो बेटा? सर एक बार फिर से रिपीट कर दिए, कॉल आ रहा था तो सुनाई नहीं दिया। अच्छा बेटा कॉल आ रहा था, तो ये तो बात आपको थोड़ा सा वीडियो को रिपीट करके देख लेना, ठीक है ना? गॉट इट। तो कॉल आए तो उसे काट लेना थोड़ा सा, ओके। वैसे चलिए मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार, बट नेक्स्ट टाइम प्लीज। कुछ ऐसे मेटल होते हैं जैसे कि पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है ना, उस पे यदि लाइट गिरता है, ओके, तो इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। तो लाइट के एब्जॉर्ब करने से इलेक्ट्रॉन निकला, तो इसलिए उन इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग बोले फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है आपका, ये जो इलेक्ट्रॉन है आपका, एक सेकंड, ये जो इलेक्ट्रॉन है आपका जो निकला, वेट अ मिनट, ये जो इलेक्ट्रॉन निकला, ये पॉजिटिव प्लेट तरफ रश किया, पूरा सर्किट में घुमा, तो सर्किट में करंट डेवलप हुई, जिसको हम लोग बोले फोटो करंट। ओके, लाइट के माध्यम से इलेक्ट्रॉन निकला, फोटो इलेक्ट्रॉन्स के कारण करंट बना, फोटो करंट। इस पूरे प्रक्रिया को हम लोग बोले फोटो इलेक्ट्रिक, ठीक है, क्लियर? अब आ जाओ, मैंने तो अभी आप लोगों को बताया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला एक्सपेरिमेंट क्या था, बट उस एक्सपेरिमेंट को जब किया गया तो ऑब्जर्वेशन भी नोट किया होगा, क्योंकि भैया एक्सपेरिमेंट तो किया जाता है फॉर ऑब्जर्वेशन, कि क्या क्या ऑब्जर्वेशन हो रही है, फिर उस ऑब्जर्वेशन से कुछ रिजल्ट निकाले जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन क्या क्या थे इस एक्सपेरिमेंट के। सबसे पहला जो ऑब्जर्वेशन था कि इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड, आपका जो ये प्यारा सा इलेक्ट्रॉन निकलता है लाइट के फोटोन्स को एब्जॉर्ब करने से, वो इंस्टेंटली निकलती है। इंस्टेंटली बोलने का मतलब बेटा कि मानो ये वाला मेटल प्लेट है, जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन गिरा इस पे, जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन टच किया मेटल के प्लेट को, वैसे ही इलेक्ट्रॉन निकली तुरंत, कोई टाइम लैग नहीं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से जो फोटोन का पैकेट आया होगा, वो जैसे ही एब्जॉर्ब हुआ होगा, वैसे ही इलेक्ट्रॉन निकली होगी। ऐसा नहीं कि 5 मिनट बाद निकला, नहीं, तुरंत इलेक्ट्रॉन निकली। तो इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट होता है वो इंस्टेंटली निकलता है, ठीक है ना? अब देखिएगा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स किस गति में निकलेगा, मतलब बोलने का कितने सारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स प्रति सेकंड निकलेंगे, वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा ब्राइटनेस ऑफ द लाइट पे। ब्राइटनेस बोलो या इंटेंसिटी बोलो, बोलने का मतलब क्या है, 50 फोटोन गिरा दूंगा तो 50 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। यदि मैं 10 ही फोटोन गिराया तो 10 ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो मतलब ज्यादा फोटोन आएंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकल रही थी, कम फोटोन आ रहा तब कम इलेक्ट्रॉन निकल रहा। ओके, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ब्राइटनेस या इंटेंसिटी। गॉट इट? नंबर ऑफ रेज जो गिर रही है पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, उसको मैं डबल कर दिया तो फोटो इलेक्ट्रॉन भी डबल हो गई, ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन निकला। ओके, गॉट इट? देखो बेटा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हर एक मेटल के लिए एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होती है मिनिमम। ओके,
हर एक मेटल के लिए एक डिफरेंट मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है, जिसके नीचे का यदि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उसके ऊपर गिरता है तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेंगे। ओके, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, इस पॉइंट को ध्यान से सुनना। मान लो ये एक कोई मेटल, एक सर्टेन मेटल है, अब इसने जिद लगा के बैठा हुआ है कि मेरे ऊपर जो फोटोन्स गिरेगा उसका फ्रीक्वेंसी होना चाहिए 5 हर्ट्ज। ओके, तभी मैं निकालूंगा इलेक्ट्रॉन को। अब मुझे एक बात बताओ कि इसने जिद लगा के रखा है कि मेरे ऊपर यदि 5 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी वाला फोटोन गिरेगा तभी मैं इलेक्ट्रॉन निकालूंगा। अब यदि मैं इसमें 3 हर्ट्ज वाला फ्रीक्वेंसी डालूं तो क्या इलेक्ट्रॉन निकलेगा? नहीं निकलेगा। ये तो बोल दिया कि भैया 5 हर्ट्ज से नीचे वाला गिरेगा तो हम नहीं निकालेंगे। सर बुरा मान जाएगा। बुरा मान जाएगा, यस। मानो 6 हर्ट्ज का गिरेगा तो क्या निकलेगा? सर निकलेगा। निकलेगा, ओके, गॉट इट। तो कहानी यही है कि हर एक मेटल के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी डिफाइंड है, जिसके नीचे की यदि रेडिएशन गिरी तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, और उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को बोला जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, उसको बोला जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और इसको डिनोट किया जाता है विद द लेटर न्यू नॉट। नॉर्मल फ्रीक्वेंसी को न्यू बोलते हैं और वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी को न्यू नॉट से डिनोट करते हैं, बस। गॉट इट। चलिए अब चौथा कहानी देखिएगा। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। इसको मैं जरा समझा देता हूं आपको। देखो बच्चों, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से फोटॉन्स आते हैं उससे बेसिकली तो एनर्जी ही ना आती है। ओके, क्योंकि मैंने आपको बोला है, मालूम है आप लोगों को कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी गिरी तब जाके, तो फ्रीक्वेंसी से क्या आती है? फ्रीक्वेंसी इंटू एच क्या होती है? एनर्जी होती है ना। तो फ्रीक्वेंसी गिर रहा है, कोई लाइट, कोई पर्टिकुलर लाइट वाला फ्रीक्वेंसी गिर रहा है तो उसमें कुछ एनर्जी है, वो एब्जॉर्ब हो रहा है, तब इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। अब मान लो इस मेटल ने जिद लगा के रखा है कि मुझे 10 का एनर्जी मिलेगा, 10 एनर्जी मिलेगी तो मैं इलेक्ट्रॉन निकालूंगा। तो मुझे एक बात बताओ, जो फ्रीक्वेंसी गिरा इस पे उसकी एनर्जी मानो 20 है। ओके, मानो उसकी एनर्जी 20 है, तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा, क्योंकि 10 की एनर्जी की रिक्वायरमेंट मैं 20 गिरा रहा हूं, खुशी खुशी निकलेगा। तो 10 हो जाएगी उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए। बाकी 10 क्या होगा? वो इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो छटक के निकलेगा, और जब छटक के निकलेगा तो उसमें 10 की एनर्जी रहेगी, क्योंकि 10 का रिक्वायरमेंट इलेक्ट्रॉन निकालने का, और बाकी जो 10 वो इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी लेके बाहर एकदम निकलेगा। ओके, उसके बाद 10 की एनर्जी रहेगी। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, मैं ये जो फ्रीक्वेंसी गिर रहा है उसको मैं बढ़ा दिया तो एनर्जी भी बढ़ गया। मानो 30 की एनर्जी गिरी तो इसका एनर्जी कितना हो जाएगा? अब 20 हो जाएगा। 50 की एनर्जी गिरेगी तो इसका एनर्जी 40 हो जाएगा। तो बोलने का मतलब यही है कि यदि मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा के एनर्जी बढ़ा दे रहा हूं, जो फोटोन गिर रही, तो जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा कि कम रहेगा? ज्यादा रहेगा, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास जो रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला लाइट डालोगे तो ज्यादा एनर्जी आएगी, कुछ रिक्वायरमेंट होगा इलेक्ट्रॉन निकालने में, बाकी बचा हुआ एनर्जी उसके काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में रहेगी उसमें।
ओके, बट हाँ इसके लिए एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि जो फ्रीक्वेंसी गिर रही है उसके ऊपर उसकी वैल्यू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर रहनी चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी रहेगा। अब कोई बच्चा मुझे एक्सप्लेन कर सकता है कि क्यों ऐसा कि सर इंसिडेंट एनर्जी जो पड़ता है, जो वर्क फंक्शन का हम लोग का फॉर्मूला लेते हैं E इक्वल्स टू वर्क फंक्शन का सिंबल प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो वर्क फंक्शन अपने पास मेटल रख लेता है। एक मिनट, तो वर्क फंक्शन में अभी मत जाइए आप, वर्क फंक्शन को रुक जाइए, वो बात में आएगा, बट अभी जितना मैंने बताया उसी से बताइए आप मुझे कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट से, बट काइनेटिक एनर्जी तभी उसके पास रहेगा जब जो फ्रीक्वेंसी उसके ऊपर गिर रही है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा रहेगा, तभी। सिंपल है, देखो समझ लो बेटा, मानो इस मेटल ने जिद लगा के रखा है कि मेरे पास 5 हर्ज की फ्रीक्वेंसी गिरेगी तभी मैं इलेक्ट्रॉन निकालूंगा। ओके, तो मुझे एक बात बताओ बेटा कि मैं इस पे 2 हर्ज का गिराऊंगा फ्रीक्वेंसी, तो क्या इलेक्ट्रॉन निकलेगा? नो सर। नो सर। अब इलेक्ट्रॉन निकलबे नहीं करेगा तो उसके पास एनर्जी कहाँ से रहेगा? निकलना तो जरूरी है ना। तो निकलेगा कब? जब ज्यादा एनर्जी पास होगा तब, मतलब थ्रेशोल्ड से ऊपर आएगा फ्रीक्वेंसी, तभी ना निकलेगा। ओके, अब कोई बच्चा बोल देता है कि सर बराबर भी रहेगा तब भी निकलेगा। चल मान लिए बराबर है, मान लिए बराबर है, ठीक है ना। मैंने 5 हर्ज बोला कि 5 हर्ज वाले फ्रीक्वेंसी से जितना एनर्जी आएगा इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। चलिए मैंने 5 हर्ज वाला फ्रीक्वेंसी डाला, इलेक्ट्रॉन निकला भी, बट एक सिंपल सा सवाल का मुझे जवाब देना। आपको घर से मिला 500 रुपया, ठीक है ना, मान लो, और आपने डिसाइड किया था दिमाग में कि भैया एक किताब खरीदना है 500 रुपया में, और सचमुच उस किताब का दाम है 400 रुपया, तो 100 रुपया बच जाएगा, और मार्केट जब जाएंगे तो 100 रुपया बचेगा, तो गुपचुप चाट खूब खाएंगे, ठीक है ना। बट आप जब मार्केट गए तो आपका एक्सपेक्टेशन के अलग कुछ चीज हुआ, और वो बुक का दाम 500 रुपया ही निकल गया, तो आपके पास गुपचुप चाट खाने का पैसा बचा क्या? नो सर। मतलब जितना पैसा था वो तो किताबें में चल गया, गुपचुप चाट कौन सी का खाएगा? तो जितना एनर्जी आया उतना एनर्जी तो रिक्वायरमेंट है, तो वो तो जस्ट इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है, इलेक्ट्रॉन जस्ट निकलेगी या रुक जाएगी वहां, उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं रहेगी। तो बच्चों दिमाग में रखना कि जो फ्रीक्वेंसी उसके ऊपर गिरेगी वो मिनिमम रिक्वायरमेंट से ऊपर ही रहना चाहिए, तभी ना कुछ एनर्जी होगा। ओके, जितने सारे ऑब्जर्वेशन अभी बताए हैं बच्चों, उन सारे ऑब्जर्वेशन को दिमाग में रखिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत तगड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, पहला दिमाग में रहेगा ना, इलेक्ट्रॉन तुरंत निकलती है। दूसरा, कितने सारे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इंटेंसिटी बोलो या ब्राइटनेस बोलो जो लाइट गिर रही है। तीसरा, इस इंसान को जान लो, यही हेनरिच हर्ज है। ओके, थर्ड पॉइंट बोलूं कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी गिरेगा तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, हर एक मेटल के लिए डिफरेंट होती है, तो हर एक मेटल के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिफरेंट। ओके, मान लो मेटल ए 10 का एनर्जी से निकाल दे रहा है, तो मेटल भी जरूरी नहीं है कि 10 ही से निकालेगा, वो 15 का एनर्जी लेगा तब निकालेगा, हर एक मेटल के लिए डिफरेंट है। काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसका काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी पे। ओके, बट वो फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होना चाहिए। अब क्या हुआ, ये वाला फिनोमिनन तो 1887 में ही आया था। ओके, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो हेनरिच हर्ज ने ऑब्जर्व किया। अब उसको एक्सप्लेन करने की भी बात थी कि कैसे एक्सप्लेन किया जाए, वो इलेक्ट्रॉन क्यों निकलता है, एक्सप्लेनेशन तो जरूरी है। तो उस जमाने में जो थ्योरी थे उसी की मदद से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने का कोशिश किया गया। ओके, हेनरिच हर्ज ने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर लिया कि हाँ भैया
लाइट गिरा, इलेक्ट्रॉन निकला। ओके, इलेक्ट्रॉन के पास कुछ एनर्जी थी, वो सर्किट में घूमा, करंट डेवलप किया। बट इसकी एक्सप्लेनेशन की जहां बात आई तो साइंटिस्ट लोग इसको एक्सप्लेन करने का भी कोशिश करने लगे। तो एक्सप्लेन करने के लिए उन लोगों ने उन्हीं नियम का सहारा लिया जो उस जमाने में होगा। तो 1900 से पहले जो सारे साइंस के थ्योरीज थे उनको क्लासिकल थ्योरी बोला जाता है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। साइंस के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के जो भी थ्योरीज 1900 से पहले दिए गए थे, ओके, उनको हम लोग क्लासिकल थ्योरी बोलते हैं। ओके, और वेव थ्योरी भी क्लासिकल थ्योरी में ही आता है, उससे पहले ही आया। तो ऑब्वियसली क्लासिकल थ्योरी को लगा के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने का कोशिश किया गया। तो देखो आपका क्लासिकल थ्योरी क्या बोलता है। क्लासिकल थ्योरी बोलता है कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। मतलब बोलने का कि मानो एक रेडिएशन गिरा और एक रेडिएशन से एनर्जी आई 5, तो 10 ऐसे सिमिलर रेडिएशन गिरेंगे तो एनर्जी कितनी होगी? 50, है ना? Yes, sir. एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, मतलब नंबर ऑफ रेज बढ़ा दिए तो एनर्जी बढ़ जाएगी। ये क्लासिकल थ्योरी बोलता था। ठीक है, अब देखिएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को इससे एक्सप्लेन करने का कोशिश किया गया। मान लो ये वाला एक सोडियम का मेटल है, ठीक है ना? अब सोडियम के मेटल से मैं इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता हूं, तो मैंने क्या किया, इसके ऊपर एक रेड लाइट डाला, एक बहुत डिम रेड लाइट डाला। रेड की तो एनर्जी क्या होती है, ज्यादा की कम होती है? कम होती है ना? रेड की एनर्जी जो होती है सबसे कम होती है। तो रेड से मानते हैं कि चलो इतना एनर्जी नहीं मिला और सोडियम से इलेक्ट्रॉन नहीं निकला। ओके, मान लो कि रेड वाले से इतना एनर्जी नहीं आया जो सोडियम के थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर कर पाए और इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाया। बट मुझे एक बात बताओ, मैं ऐसे 50,000 रेड के रेडिएशंस डाल दूं पर सेकंड, क्या इलेक्ट्रॉन निकल जाना चाहिए? उतनी एनर्जी तो हो जानी चाहिए ना सबको मिला के। 50,000 क्या, मैं बोल रहा 1 करोड़ डाल दो, उतनी एनर्जी तो हो जानी चाहिए। मान लो सोडियम को इलेक्ट्रॉन निकालने का एनर्जी है 5 और एक रेड का एनर्जी है 0.1 मान लो, मतलब 1 करोड़ रेड का डाल देंगे तो 5 एनर्जी पूर्ण जाना चाहिए कि नहीं पूर्ण जाना चाहिए? Yes, sir. बट ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। 5,000 आप 24 घंटे डालते रह जाओ, इन्फिनिटी डालो रेड वाले, नहीं निकलेंगे। ओके, बट वहीं आप एक काम करो, सोडियम के ऊपर में ओके एक येलो कलर का एकदम डिम लाइट डालो, एकदम डिम, इलेक्ट्रॉन निकल जा रही है। अब तो साइंटिस्ट लोगों का दिमाग खराब हो गया कि कैसे एक्सप्लेन करें भैया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस इतना एनर्जी सब मिला के नहीं निकाल पा रहा है, बट एक ही को पीला वाला दिए कैसे निकल गया? तो कुछ तो गड़बड़ी है थ्योरी में, है ना? ताकि सब मिला के ये 0.1 इन्फिनिटी मिला के भी 5 नहीं पूरा पाया और ये एगो पीला डाल दिए तो निकल गया इलेक्ट्रॉन, ऐसा कैसे हो? ओके, तो चलिए, वेव थ्योरी या जो क्लासिकल थ्योरी थी वो फेल हो गया, फेल्ड टू एक्सप्लेन। इसको एक्सप्लेन करने के लिए एल्बर्ट आइंस्टाइन आगे आए। अब एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम तो सब जानता है, एल्बर्ट आइंस्टाइन आगे आए। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसको एक्सप्लेन किया प्लैंक के क्वांटम थ्योरी से। आपको मालूम है ना, प्लैंक का क्वांटम थ्योरी पार्टिकल नेचर का बात करता है, छोटे छोटे पैकेट ऑफ एनर्जी से बना हुआ है।
तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को किस तरह एक्सप्लेन किया प्लैंक के थ्योरी को लगा के, हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बट जितना अभी तक पढ़ाया बालक, उन सभी को प्लीज पढ़ के आना, ओके? क्योंकि दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से काफी बेहतरीन क्वेश्चंस आते हैं, ओके? तो स्टूडेंट्स, आज तक जितना पढ़ाई हुआ है, जो सारी चीज मैंने बताया, उसको बढ़िया से नेक्स्ट क्लास में पढ़ के आना, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, ओके? थैंक यू फॉर टुडे, मीट यू इन द नेक्स्ट। सर नोट कितने बजे तक Thank you, मिलेगा? sir. नोट 5 मिनट में मिल जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर। बाय। Thank you, sir. Bye.